हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्नो फार्मेसी। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम पेपर 2019 की। इस पेपर को हम सॉल्व ही नहीं, इसके साथ ही क्वेश्चन से जुड़े हुए जो थोड़े वो बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम देखेंगे, ताकि छोटी से बड़ी चीज़ें जो हैं वो आपको पता रहे इस चीज़ के बारे में। और बेसिकली क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कुछ क्वेश्चन हमको पता नहीं होते हैं, तो उस समय पे हमें लगता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या है, कैसे है। तो उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारियाँ देंगे यहाँ पर। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो होप सो आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, बिल्कुल चलनी भी चाहिए। तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर सेशन में ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप वीडियो पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए, ताकि ऐसी ही सीरीज़ आती रहें चैनल पर। ठीक है, हम मोटिवेटेड रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को कि बैक्टीरियल सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोज ऑफ, तो यहाँ पे बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पे है प्रोटीन, स्टेरॉल, पॉलीसेकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकन। तो यहाँ पे जो अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है, क्या रहने वाला है, अपना पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। जो लेयर होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। वहीं अगर स्टेरॉल की बात की जाए तो अगर फंगस की पूछे आपसे, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है फंगस के बारे में, तो फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है एर्गोस्टेरॉल की। ठीक है, एर्गोस्टेरॉल की। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना एर्गोस्टेरॉल रहने वाला है। राइट ऑप्शन यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन है, और अगर फंगस का पूछे तो यहाँ पे आपको एर्गोस्टेरॉल पर टिक करना है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पे नॉर्मल रेंज डायस्टोलिक प्रेशर की बात कर रहा है। तो आपको पता होगा कि जब ब्लड प्रेशर किसी का मेज़र किया जाता है तो वहाँ पे दो प्रेशर यहाँ पे देखे जाते हैं, एक सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक, है ना। सिस्टोलिक प्रेशर देखा जाता है, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो रेंज क्या होता है। तो सिस्टोलिक का जो रेंज होता है वो 100 to 120 रहता है। ठीक है, ये जो बनाया गया था मेज़र, ये पहले पुराने समय का जो डाटाबेस था उसके हिसाब से बनाया गया था। लेकिन क्या होता है कि लाइफ स्टाइल जैसे जैसे चेंज हो रही है तो ये डाटा फ्लक्चुएट हो रहा है, और जैसा कि यूएसए में तो थोड़ा सा और ज़्यादा फ्लक्चुएट कर दिया गया है उन्होंने। यहाँ पर तो 100 to 120 को नॉर्मल रेंज माना गया है, वहाँ पर 130 तक को बढ़ा दिया गया है। 130 mmHg जो है वहाँ पर नॉर्मल रेंज रख दी गई है, क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है तो सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। और डायस्टोलिक की अगर बात की जाए तो वो 72 अपना क्या रहने वाला है, 90 रहने वाला है ना, 70 to 90। और अगर आपसे कभी पूछता है कि बीपी जो होती है, ब्लड प्रेशर, वो किस चीज़ में मेज़र करते हैं, तो mmHg यहाँ पे यूनिट रहने वाली है। तो यहाँ पे अपना डायस्टोलिक पूछा हुआ है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना 70 to 90 mmHg रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टिन। टिन जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं एलिमेंट होता है, उसका जो सिंबल होता है वो SN होता है, SN से डिनोट करते हैं। इसके अलावा अगर आपसे कभी एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो एटॉमिक नंबर जो होता है टिन का क्या होता है, 50 होता है। ठीक है, 50 होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और इस सेशन को एंजॉय भी आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन्स इज। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो मॉलिस टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट, क्रिक्स टेस्ट, हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। तो यहाँ पे जो प्रोटीन के लिए जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, ब्यूरेट टेस्ट। ठीक है, तो ब्यूरेट टेस्ट का यूज़ किया जाता है प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंडिकेट द यूज़ ऑफ लैनोलीन। लैनोलीन के यूज़ के बारे में हमें पूछा जा रहा है। तो लैनोलीन बेसिकली क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको कि लैनोलीन एक मटेरियल होता है, थोड़ा सा चिकना टाइप का कहते हैं जिसको, है ना, स्मूथ होता है। तो यहाँ पे वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली कॉस्मेटिक्स वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब आपने कभी वो देखा होगा, आप क्या बोलते हैं आप, बोरोलीन देखा होगा। बोरोलीन में आप देखोगे तो वहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लैनोलीन लिखा हुआ है, लैनोलीन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फैट टाइप का ही होता है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, विस्कोसिटी कंट्रोलर, इमोलिएंट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना इमोलिएंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, अब इमोलिएंट होता क्या है बेसिकली। तो इमोलिएंट होता है जो कि आपकी स्किन में आप अप्लाई करते हो, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, इसके साथ ही उसको क्या करती है, स्मूथ बनाती है। ठीक है, स्मूथ बनाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, इमोलिएंट। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि द सिनोनिम्स ऑफ फॉर क्लोरिनेटेड लाइम इज़। तो क्लोरिनेटेड लाइम को और क्या कहते हैं, तो यहाँ पे क्लोरिनेटेड लाइम को कहते हैं क्विक लाइम, स्लैग लाइम, और ब्लीचिंग पाउडर, लाइमस्टोन। यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना ब्लीचिंग पाउडर रहने वाला है ना। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन द प्रिपरेशन ऑफ लाइपोसोम्स प्रोलिपोसोम्स मेथड द लिपिड आर ड्राइड डाउन टू अ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकुलेट सपोर्ट सच है। यहाँ पे प्रोलिपोसोम्स मेथड एक होता है प्रिपरेशन ऑफ लाइपोसोम्स का, जब प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोलिपोसोम मेथड यूज़ किया जाता है। तो उस समय पे लिपिड को ड्राई किया जाता है कुछ इस तरीके से। किस तरीके से, मतलब जो लिपिड होता है उसको ड्राई करते हैं किसमें, फाइनली डिवाइडेड, एकदम पतले पतले छोटे छोटे जिसको कहते हैं, है ना, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकुलेट सपोर्ट की तरह करते हैं, जैसे कि आपका हो जाता है किस तरीके से दिखना चाहिए, वो पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड की तरह, ठीक है। पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड की तरह हम उसको क्या करते हैं, एकदम ड्राइड कर देते हैं लिपिड को, वो एक मेथड होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विल्हेल्मी प्लेट मेथड। तो विल्हेल्मी प्लेट मेथड जो होता है सबसे तब कह सकते हैं कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक मेथड होता है किस चीज़ के लिए, सरफेस टेंशन को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, तो यहाँ पर विल्हेल्मी प्लेट मेथड जो होता है सरफेस टेंशन को मेज़र करने का एक हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर विटामिन बी। तो यहाँ पे B3 होगा, बेसिकली यहाँ पे B3 के लिए पूछा हुआ है क्योंकि निकोटिनिक एसिड जो होता है वो B3 को कहते हैं, ठीक है, B3 को कहते हैं। तो ये B3 के लिए क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन अपना निकोटिनिक एसिड होगा। लेकिन यहाँ पे पैरिडॉक्सिन अगर लिखा हुआ है तो वो B6 के लिए हो रहा है, ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड किसको कहते हैं, B5 को कहते हैं। इसके अलावा रिबोफ्लेविन जो होता है वो किस चीज़ के लिए, किसको कहते हैं, उसको कहते हैं B2 को कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर B1 की बात की जाए तो B1 को क्या कहते हैं, B1 को कहते हैं अपना थायामीन कहते हैं, ठीक है। यही जो नेम्स हैं वो आ जाते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये तो क्वेश्चन कह सकते हैं कि इसके 80 to 90% चांसेस होते हैं कि विटामिन बी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया और B5 हो गया, B6 हो गया। तो और भी अगर आपको जानना है तो मैं बता देता हूँ। B9 कहते हैं किसको, फॉलिक एसिड को कहते हैं। B12 जो होता है वो किस चीज़, उसको क्या कहते हैं, मिथाइल कोबैलामिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन निकोटिनिक एसिड रहने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इम्प्योर ब्लड, जिसको आप कहते हैं इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड्स होती हैं, तो कह सकते हैं कि उसको कौन कैरिड आउट करता है, कहाँ से होते हुए जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ऑर्टा। तो ऑर्टा बेसिकली यहाँ पे ऑर्टा नहीं हो सकता क्योंकि ऑर्टा पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है, हार्ट से होते हुए जाता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कोरोनरी आर्टरी में। तो कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने ब्रेन की ओर ले जाती है, ब्रेन को ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है। इसके बाद आता है अपना पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी की अगर बात की जाए तो पल्मोनरी आर्टरी अपना जो लेफ़्ट साइड का जो वेंट्रिकल वगैरह होता है ना, वेंट्रिकल होता है, वहाँ से ब्लड जो होता है वो कहाँ पर ले जाता है, लंग्स में ले जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि वहाँ से एक्सचेंज होने के बाद, गैसेस एक्सचेंज होने के बाद लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड उधर से आ सके। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना पल्मोनरी आर्टरी रहने वाला है। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी यहाँ भी लिखा है, तो दोनों को ही टिक कर देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ रेजन इज प्रेजेंट इन बेनकॉइन। बेनकॉइन में कौन सी तरीके का रेजन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे बाल्सामिक रेजिन होता है। ये कोग्नोसिस का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है हाउ मेनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमंग्स देमसेल्फ फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए कितने रजिस्टर्ड जो इलेक्शन के थ्रू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जो है एंट्री होती है, कहने का मतलब वहाँ पे सीट रिजर्व्ड होती है किसके लिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए, जो कहाँ कैसे आए हुए हैं, इलेक्शन के थ्रू आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है 6, बेसिकली 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट वहाँ पे होती है जो कि इलेक्शन के थ्रू आते हैं, ठीक है। इसके बाद इथिलीन गैस की बात की जाए तो इथिलीन गैस जो होती है वो फ्रूट राइपनिंग के लिए काम देती है, कह सकते हैं कि फ्रूट को पकाने के लिए काम देती है। इसका कोई रोल नहीं होता है सेल डिवीज़न में, अब्सेशन ऑफ लीव्स में या फिर रूट फॉर्मेशन में, कुछ नहीं होता है। ये जो है फल को पकाने का काम करती है इथिलीन गैस। तो ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, जो जैसे जो फ्रूट्स वगैरह को जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पकाने का काम करते हैं, है ना, तो वो इथिलीन गैस का यूज़ करते हैं फ्रूट राइपनिंग के लिए। और अब चलते हैं हाफ लाइफ ऑफ C14। तो C14 बेसिकली एक रेडियो आइसोटॉप है ना, कार्बन का रेडियो आइसोटॉप है। तो ये इसकी हाफ लाइफ के बारे में पूछा जा रहा है। तो हाफ लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा होती है, बेसिकली 5730 ईयर्स होती है, मतलब कि 5730 ईयर्स, बेसिकली बहुत ज़्यादा होती है ना। तो हाफ लाइफ C14 की बहुत ज़्यादा है। तो हु इज़ द आइंस्टाइन, हु इज़ कॉल्ड द इंडियन आइंस्टाइन। तो इंडियन आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टाइन कौन है। तो यहाँ पर नागार्जुन जी जो होते हैं वो भारत के आइंस्टाइन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं शून्यवाद, ठीक है। शून्यवाद का जो थ्योरी दिया था ये बेसिकली आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिमिलर थी, है ना।
जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके जो सिमिलर थी किसकी, शून्यवाद। ठीक है, तो इसलिए इनको इंडियन आइंस्टाइन कहा गया है। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा रोल है साइंस के फील्ड में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फैट सोल्यूबल विटामिन आर बाइंडिंग टू। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं बेसिकली ये ग्लोबुलिन्स दिए हुए हैं, लिपिड के ग्लोबुलिन्स हैं ये। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो किस चीज़ पर बाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन, बीटा 1 ग्लोबुलिन और बीटा 2 ग्लोबुलिन, अल्फ़ा 1 A1 ग्लोबुलिन। तो यहाँ पर जो होता है अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन पर बाइंड करते हैं फैट सोल्यूबल कौन, विटामिन्स। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द एंड पॉइंट ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन इज। तो यहाँ पे एंड पॉइंट रिडॉक्स टाइट्रेशन का किस तरीके से निकाला जाता है, कंडक्टोमेट्रिक टेक्निक से कि इंडिकेटर पोटेंशियोमेट्रिक एम्पिरोमेट्रिक मेथड से, पोटेंशियोमेट्रिक इंडिकेटर मेथड या इंटरनल इंडिकेटर ओनली। तो यहाँ पे जो अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है बी ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि ये इंडिकेटर मेथड से, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से, इसके अलावा एम्पिरोमेट्रिक मेथड से, ये तीनों मेथड से ही एंड पॉइंट रिडॉक्स का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इंडिकेट द गैस यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है ना, जो कि माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है, माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है। ये बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है, खासकर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। किस चीज़ के लिए, बैक्टीरिया वायरस जो भी हैं उनको किल करने के लिए। और ये कंटेनर्स का भी होता है, इसके अलावा प्लेसेस का भी होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, हेपा फिल्टर वगैरह का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो अब हम चलते हैं तो कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली सामने दिया हुआ है इथिलीन ऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे है नेम द शेड्यूल इन विच फैक्ट्री प्रीमाइसेस मस्ट कंप्लाई। तो यहाँ पे कौन सा शेड्यूल ऐसा है जिसके लिए जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस मस्ट कंप्लाई, तो वहाँ पे फैक्ट्रियों में सब बहुत स्ट्रिक्टली फॉलोअप होना चाहिए ये शेड्यूल। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो आप जानते होंगे, है ना, एक्ट आया था जो भी है 1945 में, है ना, रूल्स आए थे 45 में, एक्ट आया था 40 में, है ना। तो उसमें जो शेड्यूल्स दिए हुए थे A to YZ जो भी हैं, तो वहाँ तक, तो उसमें शेड्यूल कौन सा शेड्यूल ऐसा है इसमें जो कि फॉलोअप होना चाहिए, मस्ट कंप्लाई होना चाहिए किसमें, इंडस्ट्रीज़ में, प्रीमाइसेस में। तो प्रीमाइसेस के लिए यहाँ पर शेड्यूल M है। तो M में बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, M1, M2 एंड M3, है ना। M1, M2 और M3 यहाँ पे रहने वाला है। तो M1 क्या होता है, बेसिकली इसका जो मतलब होता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमाइसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो M1 जो होता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रीमाइसेस की होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने के लिए, तो वो M1 के अंदर आता है। इसके बाद M2 की अगर बात की जाए तो M2 में वही कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड बात की जाती है, कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती, कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रीमाइसेस की जब हम कोई भी कॉस्मेटिक्स बनाते हैं। वहीं अगर मेडिकल डिवाइसेस की बात की जाए तो मेडिकल डिवाइसेस अपना M3 के अंदर आता है ना। अगर आपको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है शेड्यूल से रिलेटेड। और यहाँ पे जो शेड्यूल P है वो किससे रिलेटेड है, अपना पैकेजिंग वगैरह से रिलेटेड है ना। सेल्फ लाइफ जो होती है, कह सकते हैं कि लाइफ पीरियड जितनी उसकी होती है ना टैबलेट की, उससे रिलेटेड होता है। और यहाँ पे O है, इसके बाद N है, ये N भी अपना प्रीमाइसेस से रिलेटेड होता है ना। और O जो होता है डिसइंफेक्टेंट से रिलेटेड होता है। तो देख लीजिएगा आप एक बार शेड्यूल्स को बिल्कुल पढ़ के जाइए, क्योंकि शेड्यूल से क्वेश्चन आता है और शेड्यूल सरल भी होते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट्स है तो मैं जो शेड्यूल है उसके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ, और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के थ्रू आपको शेड्यूल जो है वो बिल्कुल स्मूथली लर्न हो जाएगा। शेड्यूल से तो आपको क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, इतनी तो मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि मुझे शेड्यूल का वीडियो चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि डिओक्सिन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। तो डिओक्सिन जो होता है वो किसका कंपाउंड होता है, बेसिकली ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, डायस्कोरिया, है ना। डायस्कोरिया जो होता है वो फार्माकोग्नोसी की ड्रग है, जो कि कह सकते हैं इसका जो कह सकते हैं बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो डायस्कोरिया डेल्टोइडा होता है ना। डायस्कोरिया डेल्टोइडा डायस्कोरेसी फैमिली का होता है ये, डायस्कोरिया डेल्टोइडा। तो डायस्कोरेसी फैमिली का होता है ये, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो उसके अंदर डायोक्सिन पाया जाता है। तो डायोक्सिन जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो वो किस चीज़ में चेंज होता है, तो अपना ग्लूकोज एंड रेमनोज में चेंज होता है। ग्लूकोज एंड रेमनोज यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज नोन एज। तो मैंने जैसा कि बताया था अभी आपको कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है कि आपका माइक्रोब से फ्री हो जाना।
तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग फ्रॉम फ्री फ्रॉम द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे भी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से यहाँ पे फ्री किया जाना है कोई भी चीज़ को, है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव इज़। तो स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेव बेसिकली एक कह सकते हैं अपरटस होता है, अपरटस टाइप का होता है, ऐसा होता है ऊपर अपना एक मतलब कुकर आपने देखा होगा, कुकर की तरह होता है। यहाँ पे प्रेशर बार वगैरह लगे होते हैं, यहाँ पे क्लिप्स वगैरह लगी होती हैं यहाँ पे बंद करने के लिए। यहाँ पे हीटर का एक वो होता है ना, हीटर की रॉड होती है, नीचे यहाँ पे पानी वानी भर दिया जाता है और फिर ऊपर से यहाँ पे आपका जो फ्लास्क वास्क लग करके इसमें टाइम वाइम का देखा जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑटोक्लेव के लिए जो कंडीशन रखी जाती है वो 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, है ना, फॉर 30 मिनट। ये बेसिकली नॉर्मली होती है, इसके अलावा अगर कोई भी कंपाउंड वगैरह इसका चेंज वेज होता रहता है, बाकी नॉर्मली यही होती है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, है ना। तो अब चलते हैं देखते हैं स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, गैस स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। तो जैसा कि यहाँ मैंने बताया कि यहाँ पे वाटर फिल किया जाता है, किसमें, अपने कंटेनर में, ऑटोक्लेव में वाटर फिल किया जाता है, इसलिए इसको मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन नाम दिया जाता है ना। तो रेडिएशन वगैरह कोई रोल होता नहीं है, गैसेस का भी रोल होता नहीं है, तो यहाँ पे मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन यूज़ किया जाता है। इसके बाद है थायोग्लाइकोलिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर द लिमिट टेस्ट फॉर। तो थायोग्लाइकोलिक एसिड जो कि लिमिट टेस्ट तो आप जानते होंगे, जो कि इम्प्योरिटी वगैरह को चेक करने के लिए कि प्योर है कि नहीं है, उस चीज़ के लिए लिमिट टेस्ट किया जाता है। तो थायोग्लाइकोलिक एसिड जो होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, यूज़ किया जाता है, आयरन की लिमिट टेस्ट के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है थायोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। इसका हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट डज अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा सिग्निफाई फॉर अ सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू अगर सिग्मा की है तो सिग्निफाई फॉर सब्स्टिट्यूएंट, तो वो क्या डिनोट करती है, तो इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को डिनोट करती है अगर सिग्मा की नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, आप इसको देख लीजिएगा। और आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल। तो यहाँ पे मिल्स जो होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, तोड़ने फोड़ने का काम करती हैं हैमर मिल। तो अगर हैमर मिल है तो वो इम्पैक्ट के लिए है, ठीक है, इम्पैक्ट यहाँ पर उसका मैकेनिज्म रहने वाला है। अब कभी कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन मैंने देखा है ऐसा, कि वहाँ पर पूछता है कि कौन सा जो मिल है वो कह सकते हैं कि एट्रीशन और इम्पैक्ट दोनों पर काम करता है। तो दोनों के प्रिंसिपल के लिए आप याद रखिएगा, फ्लूइड मिल होती है, फ्लूइड मिल होती है जो कि फ्लूइड के बेस पर चलती है। यहाँ पे एयर वेयर फिल कर दिया जाता है, बड़ी लंबी चौड़ी मिल होती है, ऐसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ की जाती है। ऐसे गोल गोल टाइप का होता है, उसके अंदर एक ऐसे एयर वेयर फिल कर दी जाती है, अपना मटेरियल फिल कर दिया जाता है, फिर वो घूमता है। इसके बाद यहाँ से अपना जो सेपरेट आउट मटेरियल उसको हटा देता है। तो ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट और एट्रीशन दोनों का काम होता है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं फ्लूइड मिल, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्रेशन में प्रेशर तो ये नॉर्मल चीज़ हो गई। तो इफ़ एक्सट्रैक्शन रेशियो वैल्यू इज़ 0 देन देयर इज़ नो। तो यहाँ पे जो देखा जाता है एक्सट्रैक्शन रेशियो, जब हम रेनल फिजियोलॉजी को चेक करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। कहने का मतलब अगर आपकी किडनी को जज करना है, किडनी आपकी अच्छी है, कितनी अच्छी है, कितने परसेंट अच्छी है, कितने परसेंट नहीं अच्छी है, उस चीज़ को मेज़र आउट करने के लिए एक्सट्रैक्शन रेशियो निकाला जाता है यहाँ पर। तो एक्सट्रैक्शन रेशियो ये होता है कि कितना जो प्लाज्मा है, कितना ड्रग उससे रिमूव हो रही है बाई पासिंग थ्रू कोई भी ऐसा ऑर्गन से, जैसे कि आपका यूरेथ्रा हो गया या फिर लीवर वगैरह हो गया, है ना, वहाँ से पास होते हुए कितनी ड्रग जो है ब्लड से बाहर जा रही है। कहने का मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहें तो कितना आपकी किडनी काम कर रही है, उस चीज़ के लिए एक्सट्रैक्शन रेशियो निकाला जाता है, ठीक है। इसकी अलग अलग डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी, लेकिन सिंपल मतलब यही है कि आपको एक्सट्रैक्शन रेशियो से आपको वैल्यूएशन करना है कि कितना ड्रग प्लाज्मा से बाहर जा रही है ना। तो उस चीज़ के लिए अगर देखा जाए तो देयर इज़ नो, अगर वो एक्सट्रैक्शन रेशियो 0 है, अगर एक भी नहीं जा रही है, तो ड्रग जो होता है वो बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देयर इज़ नो एलिमिनेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इंसुलिन इज़ कम्पोज ऑफ टोटल। तो यहाँ पे इंसुलिन के बारे में बात कर रहा है। इंसुलिन जो आपके हार्मोन है, जो कि आप जानते होंगे किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ग्लूकोज को कहने का मेटाबोलाइज वगैरह करने का काम करता है इंसुलिन, है ना। तो वहाँ पे 51 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, पेप्टाइड्स का बना होता है। तो यहाँ पे पेप्टाइड ए होता है, फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे लिंक्ड होता है, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे बी पेप्टाइड होता है। तो जो 8 पेप्टाइड होता है वो 21 अमाइनो एसिड का बना होता है, बी जो होता है वो 31 अमाइनो एसिड का बना होता है। और इसके अलावा जो यहाँ पे पेप्टाइड की जो लेयर यहाँ पे पाई जाती है, पेप्टाइड्स यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है उसमें कितने होते हैं, उसमें 35 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं,
है ना। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को मेज़र किया जाता है, किस चीज़ को, 21 + 30, क्योंकि यही जो होता है मेन होता है। तो इसको 21 + 30 मिला करके 51 अमाइनो एसिड बन जा रहा है यहाँ पे। तो 51 अमाइनो एसिड यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। इसके हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निकोटिनिक एंटागोनिस्ट इज़, तो निकोटिनिक रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट की बात यहाँ पे कर रहा है हायोसिन, एट्रोपिन, सुक्सामेथोनियम एंड डेकामेथोनियम। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना सुक्सामेथोनियम रहने वाला है। ये बेसिकली सिमिलर ड्रग आपने पढ़ी होगी हेक्सामेथोनियम, है ना। तो हेक्सामेथोनियम के ही सिमिलर है सुक्सामेथोनियम। ये क्या होता है कि डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है ना। आप नोट डाउन कर सकते हैं, डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, है ना। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है, तो वो भी डिपोलराइजिंग क्लास का, है ना, डिपोलराइजिंग क्लास का। और इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। और इसके अलावा एक और ड्रग होती है हेक्सामेथोनियम में ही, मैं बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे सक्सिनाइल कोलिन होता है। क्या होता है? सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन जो होता है वो भी ये डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट ही होता है ना। आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं फिर नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर में, तो आप जानते हो पैनक्रोमियम, रोक्रोनियम, है ना। तो ये सारी ड्रग आती हैं। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, तो कौन सा लिम्फोसाइट जो होता है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने का काम करता है? तो बी सेल्स, मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। तो यहाँ पे बी सेल्स अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है, यही एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि IUPAC नेम ऑफ द स्ट्रक्चर CS, CS2, CS2, CH इज़। तो यहाँ पे IUPAC नेम की यहाँ पे बात कर रहा है किसकी? CS, CS2 से। तो यहाँ पे 4 कार्बन हैं, तो जब अगर दिया जाएगा 1 कार्बन तो क्या हो जाएगा? मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल, है ना, और 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल, फिर 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल, और 5 कार्बन मतलब पेंटाइल। तो यहाँ पे 4 कार्बन दिए हुए हैं, तो राइट ऑप्शन अपना ब्यूटाइल रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इंडिकेट्स द रीजन ऑफ ओरल म्यूकोसा वेयर द ब्लड फ्लो विल बी हाई। तो यहाँ पे ओरल म्यूकोसा के जो एरिया है उसको पूछा जा रहा है जहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ पे वेंट्रिकल, टंग, सबलिंगुअल, फ्रेनुलम, बक्कल। तो यहाँ पे सबलिंगुअल बेसिकली क्या होता है, ये पार्ट कौन सा होता है? जीभ के नीचे वाला पार्ट, जो अपने टंग के नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ पे सबलिंगुअल रूट की ड्रग यहाँ पे रखी जाती है, जो कि बहुत जल्दी एक्ट करती है। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन आपने सुना होगा, एंटी एंजाइनल के अटैक में दिया जाता है, मतलब एंजाइना के अटैक में दिया जाता है, एंटी एंजाइनल ड्रग होती है ये। तो उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है, तब तुरंत क्विक एक्शन होता है, क्योंकि तुरंत जैसे जब अटैक आता है ना एंजाइना का, तभी यूज़ की जाती है, क्योंकि बहुत तुरंत एक्शन देती है। और क्यों क्विक एक्शन देती है? क्योंकि वो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी है। तो द बेसिक ऑफ फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज जनरेटेड बाई एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड रिलेवेंट कंसंट्रेशन एट ईच इलेक्ट्रोड इज एक्सप्लेन बाई। तो अगर देखा जाए तो अगर वोल्टेज जो कि ऐसा रिलेशन जो कि वोल्टेज, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने ले लिया, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने ले लिया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए, यहाँ पे अपना सॉल्यूशन वगैरह भरा हुआ है, तो कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है इससे इस फ्लूइड का, है ना, इससे इस जो रिलेवेंट कंसंट्रेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रोड है उस चीज़ से क्या रिलेशन है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? तो उस रिलेशन को कहते हैं हम नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नस्ट इक्वेशन अपना राइट ऑप्शन रहने वाला है, यही रिलेशन बताता है वोल्टेज से उसके कंसंट्रेशन का, है ना, उस फ्लूइड से, उस इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन से, है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो रिलेशनशिप तो बता दिए नस्ट जी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब आईज किसी चीज़ को देखती है गहराई से या फिर दूर से, है ना, तो उस समय पे क्या करती है, अपना फोकस को चेंज करती है। तो वो जो फोकस चेंज करती है वो फोकल लेंथ के अंदर आता है। और फोकल लेंथ जब चेंज होती है तो उस आई की जो एबिलिटी होती है, कितना वो फोकल लेंथ चेंज कर सकती है, नहीं चेंज कर पा रही है तो उसके लिए क्या लगते हैं अपने गोल गोल, मतलब ढक्कन, क्योंकि वहाँ तक फोकल लेंथ अपनी नहीं चेंज कर पा रही है। इसलिए अगर फोकल लेंथ चेंज कर रही है तो उस आई की एबिलिटी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं मैग्नीफिकेशन, मॉड्यूलेशन, एकोमोडेशन, फोकल लेंथ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना एकोमोडेशन रहने वाला है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, तो ये किस चीज़ में पाया जाता है? बेसिकली ये पार्ट होता है क्रोमेटोग्राफी का। यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना गैस क्रोमेटोग्राफी रहने वाला है। यहाँ पे बेसिकली गैस वैस का रोल होता है, गैस वैस जाती रहती है, लास्ट में एक डिटेक्टर लगा होता है, यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस होती है ना, फ्लेम का मतलब आग प्रोड्यूस होती है। तो उस चीज़ से डिटेक्ट किया जाता है अपना जो भी आप डिटेक्ट करना चाहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी से।
तो गैस क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाली, क्योंकि इसमें ही फ्लेम का काम होता है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में यहाँ पे लेयर वगैरह एक है ना, एक शीट वगैरह होती है, उसी में से देख लिया जाता है। हाई प्रेशर के लिए कॉलम वगैरह होते हैं, कॉलम रहते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्बेंट वगैरह डाल दिए जाते हैं। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी इसी तरीके से होती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना कौन सा रहने वाला है, गैस क्रोमेटोग्राफी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द टॉपिकल एक्शन ऑन आइज। तो यहाँ पे टॉपिकल एक्शन ड्रग पूछ रहा है, टॉल्मेटिन, लिग्नोकेन, नेफेडिपिन, कीटोटिफिन, निफेडिपिन। ये सब निफेडिपिन और जो निफेडिपिन तो ये तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया। कीटोटिफिन आपका वही ड्रग हो गई, कौन सी, मास्ट सेल स्टेबलाइजर बेसिकली यूज़ की जाती है, किसमें, एलर्जी वगैरह में यूज़ की जाती है। और यहाँ पे लिग्नोकेन है, लिग्नोकेन एनेस्थेटिक ड्रग है, तो यही यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है कि लिग्नोकेन का यूज़ हम आइज में करते हैं, ठीक है। लीडोकेन भी आपने सुना होगा, उसी को लिग्नोकेन कहते हैं, तो लिग्नोकेन यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या कहलाती है, पास्कल, हर्ट्ज, हेनरी एंड जूल। तो पास्कल यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है, पास्कल। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पास्कल यहाँ पे हो गया एसआई यूनिट। इसके बाद है कैल्डल्स मेथड, सैंपल कंटेनिंग नाइट्रोजन इज डाइजेस्टेड विथ। तो नाइट्रोजन का डिस्ट्रक्ट कहने का मतलब, यहाँ पे कोई भी सैंपल है अगर उसमें नाइट्रोजन है तो उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, यहाँ पे आपका होगा कंसंट्रेशन H2SO4। बेसिकली क्या होता है, कैल्डल्स मेथड में डिटेक्शन होता है किस चीज़ का, नाइट्रोजन का, अमोनिया का, है ना। किसी भी सैंपल में अगर अमोनिया और नाइट्रोजन, उस चीज़ का डिटेक्शन के लिए कैल्डल्स मेथड का यूज़ किया जाता है। तो उस समय पे सैंपल में अगर नाइट्रोजन, तो उसको कौन डाइजेस्ट कर सकता है, कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड, यहाँ पे बात आती है अगर आपके दांतों में कैविटीज़ है या फिर आपके दांतों में कैविटीज़ है तो आप ट्राई करें कोलगेट, आपने सुना होगा, तो उसी की बात कर रहा है। तो कोलगेट में क्या होता है, कोलगेट नहीं, सारे जितने भी टूथपेस्ट सिस्टम पे चल रहे हैं मार्केट में, है ना, सिंथेटिक वाले, उस सब में सोडियम फ्लोराइड ही डला होता है, आप चेक कर सकते हैं उसमें, क्योंकि वो डेंटल कैरीज से प्रिवेंट करता है। डेंटल कैरीज का मतलब क्या होता है, कैविटी आपने सुना होगा, दांतों में काला काला ऐसा हो जाता है ना, गड्ढा हो जाता है और काला काला कलर का हो जाता है, कहते हैं लोग बाग की कैविटी हो गई है ना। तो सोडियम फ्लोराइड को यूज़ किया जाता है वहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए उस चीज़ को। तो क्वेश्चन तो यहाँ पे बहुत अच्छे आए हुए हैं और होप सो आप लोग सॉल्व भी कर रहे होंगे और आप लोग को मज़ा भी आ रहा होगा इस सेशन में। बिल्कुल इस सेशन में जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ काइंड ऑफ मेजर पनिशमेंट फॉर वेरियस टाइप ऑफ मिसकंडक्ट। अगर आपने मिसकंडक्ट किया या फिर इंडस्ट्री में या फिर किसी भी कह सकते हैं प्रोफेशनल फील्ड में, तो उस समय पे मेजर पनिशमेंट के अंदर यहाँ पे पनिशमेंट लिखी हुई है मेजर पनिशमेंट, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी नहीं आती मेजर पनिशमेंट, दंड कहने का मतलब तो नहीं आता है मेन। तो यहाँ पे डिस्चार्ज विथ होल्ड ऑफ इंक्रीमेंट, डिस्चार्ज का मतलब किसी को निकाल दिया गया तो ये तो मेजर पनिशमेंट हो गई। विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, अगर आपने उसका मतलब कि आउटग्रोथ जो होती है वो रोक दी है ना, वो वहीं पे काम करता रहेगा हमेशा, वो भी मेजर पनिशमेंट के अंदर आता है। लॉस ऑफ प्रिविलेजेस जो होते हैं वो यहाँ पे राइट ऑप्शन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई विशेषाधिकार है, अगर आपको दिया हुआ है कि आप उस कैबिन में भी जा सकते हो, उनसे भी आप रह सकते हो, 10 मिनट अपना आउट ब्रेक ले सकते हो, अगर वो सारी चीज़ें हैं वो आपको एक्स्ट्रा जो दी गई हैं, विशेषाधिकार है ना, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, अगर आपने वो अधिकारों को उनसे छीन लिया है तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम मेजर पनिशमेंट में नहीं रख सकते हैं ना। यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना लॉस ऑफ प्रिविलेज ही है। और डिमोशन आपने किया तो ये तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब चीज़ हो गई, कि मतलब कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मेजर पनिशमेंट यहाँ पे हो गई, क्योंकि भाई अब पहले बड़े अधिकारी थे, अब छोटे अधिकारियों के साथ काम करना पड़ेगा, तो वो तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना लॉस ऑफ प्रिविलेजेस ही है। इसके बाद है इफ़ फ्लोएबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज गुड देन द परसेंटेज कंप्रेसिबिलिटी इज द हैविंग द वैल्यू। तो यहाँ पे कार्स इंडेक्स की बेसिकली बात कर रहा है कि अगर फ्लोएबिलिटी गुड है, ठीक है, फ्लोएबिलिटी अगर गुड है तो वहाँ पे कितने परसेंट की कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए, तो 12 to 16 यहाँ पर जो कंप्रेसिबिलिटी परसेंट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है अपना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कार्स इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, इसका अलग अलग डाटा है, एक्सीलेंस के लिए, गुड के लिए, वेरी गुड के लिए। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी बना दूंगा इसका अलग से वीडियो। अगर HLB वैल्यू ऑफ सोडियम लॉरेल सल्फेट पूछ रहा है, तो सोडियम लॉरेल सल्फेट HLB तो आप जानते हैं हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस है ना, तो ये बैलेंस किस लिए देखा जाता है, कितना हाइड्रोफिलिक है कितना लाइपोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक का पता मतलब तो आपको पता होगा, कितना वाटर लविंग है कितना लिपिड लविंग है ना। तो यहाँ पे सोडियम लॉरेल सल्फेट की यहाँ पे बात कर रहा है। सोडियम लॉरेल सल्फेट यहाँ पे जो इसका HLB होता है वो कितना होता है, 40 होता है।
कितना होता है 40, जो कि हाईएस्ट HLB। हाँ, इससे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट HLB किस चीज़ का होता है तो सोडियम लॉरेल सल्फेट का ही होता है, वो भी कितना होता है 40 होता है, और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन विच परफ्यूजन रेट इज़ मैक्सिमम, तो परफ्यूजन रेट का बेसिकली मतलब क्या होता है दोस्त, तो परफ्यूजन रेट होता है कि किस ऑर्गन में सबसे ज़्यादा ब्लड का फ्लो बना रहता है ना, ये यही पूछना चाह रहा है, किस ऑर्गन में ब्लड फ्लो बना रहता है। तो ब्लड फ्लो कितना बना रहता है यहाँ पे देखा जाए तो ब्लड फ्लो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर होता है, तो लीवर, लंग्स, किडनी, हार्ट। लंग्स यहाँ पर राइट ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि लंग्स जो होते हैं ना अपने लंग्स, तो लंग्स में ब्लड फ्लो सबसे ज़्यादा इसलिए करता है कि जैसे आप देखते हो कि आपने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन क्या हुई, ब्लड उधर से आया, कहाँ से, हार्ट की पल्मोनरी आर्टरी से आया, और आते आते उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया और CO2 इधर साइड बाहर की, और ऑक्सीजन वहाँ से लिया, और पूरे बॉडी को ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना है उसको, इसलिए सबसे ज़्यादा परफ्यूजन कहाँ होता है, ब्लड का लंग्स में होता है। तो यहाँ पे लंग्स राइट ऑप्शन रहने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आइडेंटिफाई द सॉल्ट यूज्ड फॉर पॉलिशिंग द कैप्सूल। तो कैप्सूल की पॉलिशिंग के लिए कौन सा सॉल्ट यूज़ किया जाता है, यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना क्या होने वाला है, सोडियम क्लोराइड, स्टार्च, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना कौन सॉल्ट होने वाला है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग अ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। अगर हम किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ में कनेक्ट करते हैं तो किस लिए करते हैं, तो आपने देखा होगा खंभों को एक ऐसे लगा होता है, फिर यहाँ पे एक तार ऐसे हो जाती है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन आया करता है गाइस चार्ज के ऊपर कि अगर कोई भी ट्रक वगैरह जा रहा है, ट्रक है ना, तो उसमें अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वगैरह हैं, है ना, तो या फिर कोई भी ऐसा इन्फ्लेमेबल है, जैसे कहते हैं तो ज्वलनशील कह सकते हैं कि जिसमें तुरंत आग लगती हो, या फिर कोई फ्यूल वगैरह, पेट्रोल वगैरह है, तो उस ट्रक के नीचे यहाँ पे चैन वगैरह क्यों झुला दी जाती है, नीचे लटका दी जाती है, तो इसीलिए लटका दी जाती है ताकि जो चार्ज यहाँ पे जनरेट हो, है ना, मोशन के जब मोशन में रहती है ट्रक, तो जब चार्ज जनरेट हो तो चार्ज जो होते हैं वो अर्थिंग दे देते हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर जो चार्ज है वो नीचे जा सके, क्योंकि अर्थ जो होती है वहाँ पर पूरे जो चार्ज हैं वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे, उससे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे कनेक्ट की जाती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन अपने क्या पूछा था, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, तो वही चीज़ पूछा हुआ है, तो यहाँ पे अर्थिंग यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है ना, अर्थिंग यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडिकेट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप कैल्शियम की टैबलेट वगैरह होगी, उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे कैल्सीफेरॉल वगैरह लिखा होता है, कैल्सीफेरॉल लिखा रहता है, सॉरी, तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है ना। तो बायोटिन B7 को कहते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, B7 को बायोटिन कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं, विटामिन C को कहते हैं। टोकोफेरॉल किसको कहते हैं, विटामिन E को कहते हैं। और अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कभी भी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि क्या कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो विटामिन C एंड विटामिन E दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, ठीक है, टोकोफेरॉल एंड अल्फा टेकोफेरॉल एंड एस्कॉर्बिक एसिड। तो विच डाई विल गिव्स येलो कलर, तो कौन सी डाई यहाँ पे येलो कलर देती है, तो येलो कलर के लिए जो कि अब यहाँ पे डाई किस लिए यूज़ कर रही है भाई, इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें टैबलेट को कलर आउट करना है। तो अगर कलर टैबलेट का रेड है तो वहाँ पे या तो इरेथ्रोसिन हो सकता है या तो फिर अमरंथ रेड डाई होती है, ठीक है। अगर वहाँ पे टार्ट्राजीन है तो टार्ट्राजीन किस लिए होती है, येलो कलर के लिए होती है। इसके बाद इंडिगो कार्बिन है तो किस लिए होती है, आपकी ब्लू कलर के लिए होती है। अगर आपका नेप्थॉल है तो ब्लैक कलर की होती है ना, ब्लैक कलर की होती है। तो ये डाइज हैं, इनका आप नाम नोट कर लीजिएगा क्योंकि यही पूछा भी जाता है। तो द ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑन ग्राउंड लेवल पोजेस एनर्जी, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर ग्राउंड में मूव आउट कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, फ्रिक्शनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना काइनेटिक एनर्जी रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन वैक्सीन। तो ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पोजेस करता है ऑब्जेक्ट जब वो मोशन में होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने चलते हैं कि वो डिस्कवर द पेनिसिलिन वैक्सीन। तो पेनिसिलिन वैक्सीन की यहाँ पे खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर नेम है, पेनिसिलिन की खोज के लिए पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि
what at what time of the day is the relative humidity normally at a minimum। तो जो relative humidity होती है वो किस टाइम पर एकदम कह सकते हैं relative humidity normally at the minimum एट वॉट टाइम। तो मतलब डे के किस टाइम पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो सबसे कम होती है। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता होती है, नमी होती है कह सकते हैं। तो व्हेन द टेम्परेचर इज़ हाईएस्ट तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर जो नमी होती है वो कम हो जाती है। राइट ऑप्शन यही है। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो कि अपने टू फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि सल्फर जो होता है वो सिंगल फॉर्म में रहता है, फास्फोरस, आर्गन, ये सब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन क्लोरीन को जब भी आपने देखा हो कभी भी Cl बस नहीं लिखा होता है, वहाँ पे Cl2 लिखा होता है। तो यही बेसिकली डायटोमिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो क्लोरीन इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है। लायोफिलाइजेशन मीन्स फ्रीज ड्रायर। तो यहाँ पे फ्रीज ड्रायर यहाँ पे ऑप्शन ही है, राइट ऑप्शन फ्रीज ड्रायर ही है, क्योंकि लायोफिलाइजेशन ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को जब ड्राई करते हैं थ्रू किसके थ्रू, फ्रीजिंग के थ्रू, फ्रीजिंग के थ्रू। और उसमें क्या यूज़ कर देते हैं, थोड़ा बहुत वैक्यूम लगा देते हैं। वैक्यूम मतलब कुछ भी जो एयर वेयर को खींचने वाला है ना। और फ्रीजिंग के थ्रू यहाँ पर जो है ड्राई किया जाता है, तो उसी को लायोफिलाइजेशन कहते हैं। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, फ्रीज ड्रायर का यूज़ किया जाता है ना। तो अपना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इंडिकेट द एग्जांपल्स ऑफ न्यूमेटिक ड्रायर। तो न्यूमेटिक ड्रायर बेसिकली किस चीज़ से होता है, किस ड्राइंग प्रोसेस होती है, बाय किसके थ्रू होती है, कॉम्प्रेस्ड एयर के थ्रू। कॉम्प्रेस्ड एयर के थ्रू जब किसी चीज़ को ड्राई किया जाता है तो उसको न्यूमेटिक ड्राइंग कहते हैं। और न्यूमेटिक ड्रायर होता क्या है, स्प्रे ड्रायर यहाँ पे राइट ऑप्शन है, फ्रीज ड्रायर नहीं होगा। फ्लूइड ड्रायर लायोफिलाइजेशन के लिए होता है, फ्लूइडाइज्ड ब्लेड ड्रायर, फिर ड्रम ड्रायर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना स्प्रे ड्रायर है। ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं। एंड विच अमंग द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है यहाँ पे, सोडियम, कार्बन, एल्युमिनियम, क्रिप्टॉन। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए यहाँ पे जो है कार्बन ही यूज़ किया जाता है, सोडियम नहीं यूज़ किया जाता है, एल्युमिनियम भी नहीं, क्रिप्टॉन भी नहीं यूज़ किया जाता है। कार्बन यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। फिर है रिडक्शन इन द केमिकल प्रोसेस इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ नाइट्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली इसके लिए ऑक्सीजनेशन के लिए हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीजनेशन में ही होता है। इसके बाद गेन ऑफ नाइट्रोजन का कोई लेन देन नहीं है। गेन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है कि यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, ऑक्सीजन यहाँ से हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए रहने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड ग्रुप, NHR, ANG, OH, NH। इस क्वेश्चन को मैं लेफ्ट आउट करता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन जो होता है AND ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ऑटोजोमल होता है, जैसे कि आपने दो चीज़ें सुनी होंगी, एक ऑटोजोम एक क्रोमोजोम, है ना। तो ऑटोजोम कब तक होता है, 22 पेयर्स तक ऑटोजोम होता है। इसके अलावा 23rd पेयर किसका होता है, क्रोमोजोम का होता है ना। तो 23rd पेयर किसका होता है, क्रोमोजोम का होता है। अब यहाँ पे उस चीज़ से ऑटोजोम्स मतलब 22 पेयर्स में से किसी भी जीन में अगर कोई म्यूटेशन है मतलब चेंजेस हैं तो उससे क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स जनरेट होते हैं, मतलब डिजीज़ होते हैं, जिसको कहते हैं जन्मजात डिजीज़ होती हैं, जन्मजात बीमारियाँ। तो उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी जन्मजात बीमारी है। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ बेसिकली ये जन्मजात बीमारी है। पॉलीसिस्टिक का मतलब होता है कि सिस्ट जो होती है मतलब गांठें बन जाना किडनी में, एक ये हो गया। दूसरा है अल्केप्टोनूरिया। तीसरा क्या है, विल्सन। अल्केप्टोनूरिया का होता है HGD होता है ना, होमोजेंटिसेट 1,2 डीऑक्सीजनेज, एक एंजाइम होता है जिसकी यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाती है अल्केप्टोनूरिया में। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं HGD, होमोजेंटिसेट 1,2 डीऑक्सीजनेज। ठीक है, तो इसकी डिफिशियंसी हो जाती है अल्केप्टोनूरिया में। ये भी डिजीज़ किसकी होती है, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा विल्सन डिजीज़ क्या होती है, विल्सन डिजीज़ होता है जब कॉपर का अकुमुलेशन हो जाता है किसमें, बॉडी में। कॉपर का बहुत ज़्यादा अकुमुलेशन हो जाता है विल्सन डिजीज़ में, क्योंकि कॉपर का मेटाबॉलिज्म हो नहीं पाता है ना। तो ये अपना ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज़ में नहीं आता है, क्योंकि ये बाद में जब कभी एज वाइज होता है ना, और भी कोई भी चेंजेस होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स वगैरह भी होते हैं जो कि विल्सन डिजीज़ के कॉजेज़ होते हैं, लेकिन ये जन्मजात बीमारी नहीं है विल्सन डिजीज़, है ना। फिर थैलेसेमिया क्या होता है, थैलेसेमिया ये होता है कि जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन ही कम हो रहा है शरीर में, या फिर कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन्स जो होते हैं वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो 3 यहाँ पे ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज़ हो गई, एक ही बच रही है विल्सन डिजीज़। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहिए कि विच इज़ नॉट दी ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज़। तो यहाँ पे अगर आप नॉट लगा दी क्वेश्चन में तो हमारा विल्सन डिजीज़ यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन जो डिजीज़ है उनको बारे में हम आपको बता चुके हैं। फिर है व्हाट यू मीन बाई
बोटेनिकल आइडेंटिटी ऑफ अ मेडिसिनल प्लांट। तो यहाँ पे बोटेनिकल आइडेंटिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट के बारे में का मतलब क्या होता है? तो बोटेनिकल आइडेंटिटी मतलब होता है कि उसके जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, ऑथर, फैमिली, ये सारी जानकारी जो मेडिसिनल प्लांट, बेसिकली क्या होता है कि अगर हम किसी मेडिसिनल प्लांट का यूज़ करना चाहते हैं ना, तो उस समय पे हम उसके बारे में पूरी जानकारियाँ जितनी भी, तो हम उस मेडिसिनल प्लांट के बारे में पूरी जानकारियाँ लेते हैं ताकि हम कोई भी रॉन्ग स्पीसीज़ ना उठा सकें। क्योंकि क्या होता है बेसिकली गाइस कि एक ही तरीके के अलग अलग प्लांट्स भी होते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ में होती है। जैसे एलोवेरा की अगर बात करें आप, तो एलोवेरा तो कुछ एलोवेराज तो बिल्कुल यूज़फुल होते हैं जिनमें अलॉय होता है, लेकिन कुछ एलोवेराज जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि पॉइजनस एलोवेरा भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल देख समझ कर ही उसको ट्राई करें। और यहाँ पर उस चीज़ के लिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, अगर हम कोई भी मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे देखते हैं तो उस चीज़ के लिए जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, ऑथर एंड फैमिलीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, देखना। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि शिफ्ट अ लैम्डा मैक्स टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ इन द यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब लैम्डा मैक्स शिफ्ट होता है किसकी तरफ? लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं उस चीज़ के शिफ्ट को? हम कहते हैं यहाँ पे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, बर्थोक्रोमिक शिफ्ट। यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना बर्थोक्रोमिक शिफ्ट है ना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सेल्स आर इनक्लोज बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज मैनली ऑफ। तो जो सेल के बाहर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना। सेल के बाहर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अंदर न्यूक्लियस होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। यहाँ पर ये राइट ऑप्शन अपना लिपिड और प्रोटीन रहने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इमेटिन एन अल्कलॉइड ऑफ इप्का-कुआना एक्ट। तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि अगर किसी को इमेटिक्स कराना, मतलब वॉमिटिंग कराना है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? इपिकैक, जो कि इपिका-कुआना भी कहते हैं इसको, है ना, एल्कलॉइड है। तो इपिकैक का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इपिकैक किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो अमोबिसाइडल होता है। जैसे कि अमोबिक डिसेंट्री अगर किसी को हो जाती है, अमोबिक डिसेंट्री केस में इपिकैक पहले के ज़माने में जो होता है इपिकैक ही दिया जाता है। और ये बेसिकली सबसे ज़्यादा अभी भी यूज़ हो रही है किस चीज़ में? होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट में, है ना। तो एंटी डायरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी मलेरियल ऐसा कुछ नहीं है, अमोबिसाइडल होता है। अमोबिक डिसेंट्री में यूज़ किया जाता है इपिकैक, है ना। द परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट शुड बी बिटवीन। तो यहाँ पे टोटल कैलोरीज जो कि कार्बोहाइड्रेट से ऑब्टेन होती है वो कैलोरीज होती हैं 50 to 60%, है ना। 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट से ही कैलोरीज मिल रही हैं, है ना। फिर 1 मिलीग्राम इज़ इक्वल टू, तो ये आप निकाल सकते हैं, अपने से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 मिलीग्राम का मतलब क्या होता है? 0.01 ग्राम्स होता है ना। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो व्हाट इज़ आयुष? आयुष मतलब ये होता है गाइस कि A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर आपका हो गया योगा, या फिर यू मतलब होता है क्या? यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन ही अपना राइट ऑप्शन है कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ये आयुष का जो होता है, ये आयुष इसका शॉर्ट फॉर्म है ना। तो ये नाम से ही पता चल जाएगा आपको, तो ज़्यादा कोई इसमें अलग से बात नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू वेज थ्योरी मोनोवैलेंट सोप इक्विप्स। तो एक वेज थ्योरी होती है जो कि इन्हीं के इमल्सन के बेस पर ही बनी हुई थी। तो मोनोवैलेंट सोप्स का जैसे एग्जांपल अगर आप ले ले तो सोडियम स्टीयरेट होता है, सोडियम स्टीयरेट इसका एग्जांपल होता है। तो उसमें जो वेज थ्योरी दी गई थी मोनोवैलेंट सोप के लिए, वो क्या है, किस इमल्सन के बारे में बताया गया था? O/W इमल्सन के बारे में बताया गया था। तो ये वेज थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? इमल्सन थ्योरी में, है ना। और इन यूनिवर्सल इंडिकेटर pH ऑफ 7 इज शोन। तो pH जैसे कि आप जानते हैं pH S7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो pH जो स्केल होती है वो कलरफुल स्केल थी अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अपना ऑरेंज, रेड, पिंक, ये सारी चीज़ें हुई, फिर ग्रीन, फिर उधर साइड वॉयलेट, उधर लास्ट तक जाते जाते फिर पूरा वो बैगनी कलर में चेंज हो रही थी, है ना। तो अब इसमें होता क्या है गाइस कि ये जो 7 होता है वो किस कलर के अंदर आता है? तो 7 अपना क्या होता है? ग्रीन कलर के अंदर आता है ना। 7 अपना क्या होता है? ग्रीन कलर के आता है। ब्लू कलर अपना बेसिक साइड पे जाता है। पिंक, येलो ये सब किधर साइड पे आते हैं? एसिडिक साइड पे आते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एन आइडियल सनस्क्रीन एजेंट शुड अब्जॉर्ब एर्थोमोजेनिक रेडिएशन इन द रेंज ऑफ। तो यहाँ पे सनस्क्रीन किस रेंज को ब्लॉक करती है जो कि रेडिएशन निकलती है ना सन से? कहते हैं सनस्क्रीन लगा लो, धूप में जाना है तो सनस्क्रीन लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि वो यूवी रेडिएशन से बचाती है, ठीक है। अब यूवी रेडिएशन किस वेवलेंथ की होती हैं? पूछने वाली बात तो ये है। तो आप मैं बताता हूँ आपको, अगर ये दिखा हो ऑप्शन कभी भी 280 to 320 nm, ठीक है। ये रेंज होती है किसकी? यूवी रेडिएशन की वेवलेंथ होती है। इस
जो ये जो अपना रेडिएशन होता है इस रेडिएशन को ब्लॉक करती है। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन यहाँ पे 290 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 280 आप लोग कर दीजिएगा, 280 to 320 nm यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। यही वेवलेंथ होती है जिसको हम जो होता है क्या कह सकते हैं, इस वेवलेंथ को ब्लॉक करती है ना, यूवी रेडिएशंस के, यू ऐसी रेडिएशन जो कि इन वेवलेंथ के अंदर आती है। इसके बाद है इंडिकेट द अमाउंट आफ्टर शेप जेल ऑफ जेलिंग एजेंट यूज्ड इन। तो यहाँ पे अमाउंट आफ्टर शेप जेल ऑफ जेलिंग एजेंट यहाँ पे कितना यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे जेलिंग एजेंट 0 to 1% शेविंग क्रीम्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग द मैड्रेटिक एक्शन ड्रग इज़ यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट। तो मैड्रेटिक एक्शन के लिए कौन सी ड्रग का यूज़ किया जाता है, एट्रोपिन सल्फेट का यूज़ किया जाता है ना। एट्रोपिन सल्फेट, मैड्रेटिक का मतलब होता है कि आई जो पिपल्स होती हैं उसको डायलेट करना, कहने का मतलब ज़्यादा बड़ा बना देना, है ना। तो उस चीज़ के लिए एट्रोपिन सल्फेट का यूज़ किया जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच वन अमंग ग्लाइसेमिक इंडेक्स द फॉलोइंग एज आई हाई। यहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की जा रही है, कहने का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप खाते हैं तो तुरंत आपका ग्लूकोज लेवल जो है स्पाइक कर जाता है ना, शुगर लेवल आपका स्पाइक करता है, कहने का मतलब है। तो अगर आप वेजिटेबल खाते हो तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना नहीं बढ़ता है। होल ग्रेन्स, सिरपी फ्रूट्स एंड ब्राउन राइस। तो यहाँ पे सैरिपी फ्रूट्स होता है, सैरिपी फ्रूट्स मतलब कोई भी शुगर कंटेनिंग फ्रूट्स फूड अगर होता है सिरप टाइप का, है ना, शुगर सिरप टाइप का हो गया, तो उससे क्या होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका बहुत ज़्यादा होता है, उससे बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ता है ना, सैरिपी फ्रूट्स से। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्रेनियल नर्व अराइजेस फ्रॉम। तो क्रेनियल नर्व्स कहाँ से अराइज होती हैं, तो क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से अराइव होती हैं, ठीक है। हार्ट, लंग्स, किडनी इन सब से नहीं अराइज होती हैं, ब्रेन से अराइज होती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्रायोस्कोपिक मेथड इज यूज टू एडजस्ट। तो क्रायोस्कोपिक मेथड किस लिए होता है, आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है क्रायोस्कोपिक मेथड। ये जो क्वेश्चन है गाइस क्रेनियल नर्व्स का, तो क्रेनियल नर्व्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप क्रेनियल नर्व्स को पढ़ के जाइएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपके लिए वीडियो लाएंगे क्रेनियल नर्व के लिए, और एक ट्रिक के साथ लाएंगे जिससे आपको कभी भी क्रेनियल नर्व में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। तो हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हुए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो है बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर पूछिए, हम आपका रिप्लाई देंगे। और इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक की पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप एक्सप्लेनेशन के लिए भी कुछ लाइन लिख सकते हैं, जिससे हम मोटिवेटेड रहेंगे और आपके लिए और अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशंस करने के तरीके जो निकालते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको सीरीज़ चाहिए, जैसे कि टेक्नो फार्मेसी में लगातार सीरीज़ चल ही रही है मॉडल पेपर्स की, PYQs की, इसके अलावा सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज भी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है ना। अभी भी फार्माकोलॉजी की सीरीज़ जैसे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वगैरह की सीरीज़ हम निकाल रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए, है ना। कोई भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो RRB का हो, नेवी का हो, है ना, या फिर आर्मी का हो, तो कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड एग्ज़ाम हो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीरीज़। तो चैनल को सपोर्ट करिए और ऐसे ही कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए, कंसिस्टेंसी से ही सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लगे रहिए आप अपनी प्रिपरेशन में। एंड थैंक्स फ्रॉम टेक्नो फार्मेसी।